समझ विकसित करना है पहले गीत के बारे में, उसके बाद जो है प्रमुख तथ्यों को आपको लिखते हुए याद करते हुए चलना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंडवानी। अब देखिए पंडवानी जो आपका वर्ड है, ठीक, ये एक लोक गीत भी कहा जा सकता है बेटा, और इसको लोक गाथा भी कहा जा सकता है। हालांकि लोक गाथाएं अलग होती हैं, लोकगीत अलग होते हैं, लेकिन इसको दोनों श्रेणी में हम रख सकते हैं। आमतौर पे पंडवानी को भले ही लोकगीत में हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको लोक गाथा कहना भी गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि जो पंडवानी है वो महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, या फिर महाभारत की जो गाथा है उसी का छत्तीसगढ़ी रूप में गायन के माध्यम से प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? पंडवानी। तो गायन के माध्यम से प्रस्तुतिकरण होता है तो हम इसको लोकगीत भी कह सकते हैं, और चूंकि यह एक गाथा है इसीलिए इसको हम लोक गाथा भी कह सकते हैं। आप पंडवानी नाम से ही देख सकते हैं कि पंडवानी नाम पांडव से बना हुआ है। महाभारत में आप कौरव पांडव के बारे में तो जानते ही हैं, तो जो पंडवानी है विशेष करके वो महाभारत की तो गाथा है ही, और महाभारत में भी विशेष रूप से पांडवों की गाथा है। तो महाभारत में पांडवों की गाथा का छत्तीसगढ़ी रूप में गायन क्या कहलाता है? पंडवानी। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ी रूप में गायन हो रहा है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या लिखा गया होगा? महाभारत। अर्थात इस पंडवानी गायन का कोई न कोई क्या होगा? आधार। सभी बातों को ध्यान से सुनते चलिएगा क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो पंडवानी गायन का जो आपका आधार है वो है छत्तीसगढ़ी महाभारत, और ये जो छत्तीसगढ़ी महाभारत है ये लिखा गया है सबल सिंह चौहान के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? सबल सिंह चौहान। और ये सबल सिंह चौहान कहाँ के निवासी हैं? तो रतनपुर के निवासी हैं। रतनपुर निवासी सबल सिंह चौहान के द्वारा दोहा चौपाई में जिसको पिरोया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी महाभारत इन्होंने जो आपका लिखा है वो किस पे आधारित है? दोहा चौपाई पर आधारित है। तो सबल सिंह चौहान द्वारा दोहा चौपाई पर आधारित छत्तीसगढ़ी महाभारत ही पंडवानी गायन का प्रमुख आधार है। अब पंडवानी में एक्चुअल में होता क्या है, कुछ इसके प्रमुख जो है आपके कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पंडवानी तो पहले आप नाम से ही समझ गए कि ये महाभारत में पांडवों की गाथा है, और पांडवों में भी ये विशेष रूप से भीम की गाथा है। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और आप नकुल और आपके सहदेव। ठीक है, तो इसमें जो भीम रहता है, ठीक है, ये भीम के ऊपर केंद्रित है पंडवानी। अर्थात प्रमुख नायक कौन होता है इस पंडवानी का? भीम, और नायिका होती है द्रौपदी। इसको याद रखिएगा बेटा। ठीक है, पंडवानी का नायक कौन होता है? भीम, और नायिका कौन होती है? द्रौपदी। अब ऐसा क्यों हुआ कि अर्जुन के ऊपर केंद्रित न होकर के ये पंडवानी भीम के ऊपर जो है वो आपका केंद्रित है? ठीक है, देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो भीम हैं वही इतने शक्तिशाली थे जो अधिकांश समय में पांडवों के ऊपर आने वाली विपत्तियों से पांडवों की क्या करते थे? रक्षा करते थे। ठीक है, यहाँ पे पंडवानी में आपका पांडवों के लिए जिस क्षेत्र को दिखाया गया है, या महाभारत के लिए जिस क्षेत्र को दिखाया गया है, वो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ही दिखाया गया है। जो दो पक्ष हैं, कौरव और आपका पांडव। ठीक है, तो जो पांडवों की नगरी है, पांडव जहाँ रहते हैं, पांडवों के निवास स्थान को जैत नगरी कहा गया है, और जो कौरव हैं, कौरवों के निवास स्थान को हसना नगरी कहा गया है। यहाँ पे पंडवानी की बात हो रही है। पंडवानी में पांडवों के निवास स्थान को क्या कहा गया है? जैत नगरी, और कौरवों के निवास स्थान को क्या कहा गया है? हसना नगरी। इस पंडवानी की कहानी में पांडवों को और कौरवों को पशुपालक बताया गया है कि पांडव और कौरव जो है वो क्या चराने जाते हैं? पशु चराने जाते हैं। जो पांडव हैं ये पांडव जो है कोतमा के बेटे हैं। कोतमा कहने का मतलब कुंती। ठीक है, कुंती को क्या कहा गया है? कोतमा। और जो कौरव हैं वो गंधारिन के बेटे हैं। ठीक है, यहाँ पे गांधारी को क्या कह दिया गया है? गंधारिन। ठीक है, कुंती को कह दिया गया कोतमा। कोतमा के बेटे हैं पांडव जो रहते हैं जैत नगरी में, मतलब उनका निवास स्थान जैत नगरी है। और जो गंधारी होती है, इसको गंधारिन कहा गया है, वो उनके बेटे हैं आपके कौरव जो हसना नगरी में निवास करते हैं। और इनको क्या बताया गया है? पशुपालक या पशु चराने वाला बताया गया है। तो इस कहानी में ये बताया जाता है कि कौरव और पांडव पशुओं को, गाय बकरियों को जब चराने जाते थे
तो कौरव जो हैं वो हमेशा अर्जुन को तंग किया करते थे, ठीक है, तथा भीम जो है कौरवों को सबक सिखाते थे, ठीक है, कि मेरे भाई को जो है आपका तंग मत करो। तो यहाँ पे इसी कहानी को दोहराया जाता है और बार बार वीरता दिखाई जाती है, किसके बारे में, आपका भीम के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा, इस पंडवानी गायन में जो प्रमुख नायक हैं वो आपके भीम हैं, नायिका हैं वो आपके द्रौपदी हैं। पांडवों का क्षेत्र जैत नगरी कहा गया है, कौरवों का क्षेत्र जो है वो आपका हसना नगरी कहा गया है, ठीक है। अब बात करें कि पंडवानी कब गाया जाता है, कोई विशेष अवसर, कोई विशेष आयोजन, कोई विशेष पर्व तो नहीं। पंडवानी के लिए कोई विशेष आयोजन, अवसर, ऋतु की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी अवसर पे पंडवानी गायन जो है वो आपका गाया जाता है। हालांकि परंपरागत रूप से यदि जाति देखा जाए तो दो जाति का नाम आप याद रखिएगा, एक प्रधान और एक आपका देवार। प्रधान और देवार जाति के लोग परंपरागत रूप से पंडवानी गायन करते आ रहे हैं, यदि जाति विशेष में देखा जाए तो। हालांकि पंडवानी के तो वर्तमान में ख्याति प्राप्त कलाकार बहुत से हैं, लेकिन अगर जाति आधार पर पूछा जाए तो प्रधान और देवार जाति के लोग परंपरागत रूप से जो है वो आपका पंडवानी गायन जो है वो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पंडवानी गायन होता है, इस पंडवानी गायन में जो कलाकार होते हैं, ठीक है, या फिर इस पंडवानी के प्रस्तुतिकरण में कौन कौन से कलाकार भाग लेते हैं, तो मंच पे जब इस पंडवानी को प्रस्तुत किया जाता है तो इसमें आपको याद रखना है, एक होता है गायक, एक होता है रागी और एक होता है वादक। अभी मैं चित्र के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा, इमेज के माध्यम से, ठीक है। गायक कहने का मतलब प्रमुख कलाकार जो गाता है, मतलब जो पंडवानी का गायन करता है वो क्या कहलाता है, आपका गायक, ठीक है। रागी कहने का मतलब ये बार बार हाँ बोलता है, बार बार हुंकारू भरता है, बार बार हुंकार भरता है। आमतौर पे पंडवानी, ठीक है, जो हमारा आपका सॉफ्टवेयर है, प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैं पंडवानी का भी एक वीडियो जो है आपके लिए अपलोड कर दिया हूँ। आप वहाँ पे लाइव देख लीजिए कि पंडवानी होता क्या है। जब बार बार गायक जो है गाना गाता है तो हुंकारू हाँ जी, हाँ जी, ठीक कहा जी, सही कहा जी, इस प्रकार का शब्द कहते हुए जो है आपका बार बार हुंकारू भरता है। तो हुंकारू भरने वाला, बार बार उसको जो है आपका हाँ बोलने वाला, वो क्या कहलाता है, रागी। और फिर कौन होते हैं, वादक। तो वादकों की टीम होती है, वादकों की संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। देखिए पंडवानी में यदि वाद्य यंत्र की बात की जाए तो वाद्य यंत्र कई प्रकार के होते हैं। आमतौर पे वाद्य यंत्र जो बजाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वादक। लेकिन जो गायक होता है, जो मुख्य कलाकार होता है, ये भी वाद्य यंत्र जो है वो प्रयोग करता है। इसके हाथ में होता है तंबूरा और खड़ताल। अब ये तंबूरा और खड़ताल क्या है, एक बार मैं इमेज में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है आपका तंबूरा, जो वीणा से मिलता जुलता है, बट ये वीणा नहीं होता है, ठीक है। ये आपका तंबूरा कहलाता है और ये क्या कहलाता है, आपका खड़ताल। तो तंबूरा और खड़ताल जो है, खड़ताल को करताल भी कहते हैं, करताल भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ी में खड़ताल कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, आपका तंबूरा, ठीक है। तो ये मुख्य कलाकार के हाथ में होता है। बाकी जो अन्य वादक होते हैं, इन अन्य वादकों के हाथ में हारमोनियम, तबला, ढोलक आदि के माध्यम से गीत को जो है आपका लय जो है प्रदान किया जाता है। तो ये हो गए पंडवानी के प्रस्तुतिकरण करने वाले कलाकार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पंडवानी के कितने प्रकार हैं, क्योंकि पंडवानी, देखिए पंडवानी के जो आपके जन्मदाता हैं, ठीक है, पंडवानी के जो आपके गुरु हैं वो कहलाते हैं स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन जी। छत्तीसगढ़ में पंडवानी की शुरुआत उन्होंने ही की। लेकिन धीरे धीरे पंडवानी समय के साथ परिष्कृत होती गई और पंडवानी में परिवर्तन आते गया और वर्तमान में पंडवानी की दो शैलियाँ जो हैं प्रचलित हैं। एक है वेदमती शैली और एक है कापालिक शैली, ठीक है। तो वेदमती शैली और कापालिक शैली में जाने से पहले मैं जो बातें कुछ बताया उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम जो है आपकी पंडवानी की शैलियों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि पंडवानी क्या है। तो पंडवानी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो है महाभारत की गाथा का छत्तीसगढ़ी लोकरूप है ना, यह महाभारत की गाथा का छत्तीसगढ़ी लोकरूप है जिसे गायन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह महाभारत की गाथा का छत्तीसगढ़ी लोकरूप है जिसे गायन के माध्यम से
प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है बेटा। आधार मैंने बताया था किसके द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत, सबल सिंह चौहान, जो कि कहाँ के हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, रतनपुर निवासी हैं। ठीक है, तो सबल सिंह चौहान की दोहा चौपाई पर आधारित छत्तीसगढ़ी में रचित महाभारत। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी में रचित जो आपका महाभारत है वो आपका इसका आधार है। ठीक है, जिसमें इस छत्तीसगढ़ी महाभारत में आपका प्रमुख पात्रों को आपको याद रखना है। मुख्य नायक, जैसा कि मैंने आपको समझाया, मुख्य नायक किसको कहा गया है, भीम को कहा गया है। और जो नायिका है, प्रमुख नायिका किसको बताया गया है, द्रौपदी को। तो मुख्य नायक याद रखिएगा भीम और मुख्य नायिका याद रखिएगा द्रौपदी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि पांडवों का जो आपका निवास है उसको कहा गया है जैत नगरी, और जो कौरवों का निवास है उसको कहा गया है हसना नगरी। पांडवों का निवास कहा गया है जैत नगरी और कौरवों का निवास कहाँ कहा गया है, हसना नगरी। बाकी मैंने कहानियाँ तो एक आपको बता दी कि किस प्रकार से इनको पशुपालक के रूप में जो है वो आपका बताया गया पंडवानी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम इसकी शैली के बारे में। ठीक, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में पंडवानी की दो शैलियाँ प्रचलित हैं। कौन कौन सी दो शैलियाँ, एक है वेदमती शैली और दूसरी है कापालिक शैली। एक्चुअल में पंडवानी का जो उद्भव हुआ था बेटा वो वेदमती शैली से ही हुआ था। ठीक है, नाम को पढ़िएगा वेदमती, अर्थात वेद के अनुसार, वेद धन मत से बना हुआ है, अर्थात वेद के मतानुसार, अर्थात शास्त्र सम्मत बैठ करके जो पंडवानी गायन होता है उसी को कहा जाता है वेदमती शैली। वेदमती शैली की विशेषता क्या है कि इसमें वेदों के अनुसार या शास्त्र के अनुसार बैठ करके गायन किया जाता है। और ये बैठना भी आपका सामान्य बैठना नहीं होता है, वीरासन में बैठ करके। अलग अलग आसन होते हैं बैठने के, तो किस आसन में बैठना होता है, वीर आसन में। वीर आसन कहने का मतलब घुटनों के बल बैठ करके। ये देखिए, ये पंडवानी कलाकार हैं, आगे मैं भी बताऊंगा आपको, इनका नाम है श्रीमती प्रभा यादव जी। ये देखिए जिस हिसाब से बैठे हुए हैं, और बाकी कलाकार बगल में ये कलाकार जो बैठे हुए हैं, ठीक है, ये घुटनों के बल इस प्रकार से वीरासन जो आपका होता है उसमें बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार घुटनों के बल बैठ करके जो शास्त्र सम्मत गाने की जो आपकी शैली है पंडवानी की, वो कहलाती है वेदमती शैली। और इस शैली के जन्मदाता जो हैं वो झाड़ू राम देवांगन जी हैं। अभी मैं झाड़ू राम देवांगन जी से भी आपका परिचय कराऊंगा। ठीक है, देखिए इनके हाथ में क्या है, तंबूरा। खड़ताल तो नहीं है इनके हाथ में, लेकिन यहाँ पे ये तंबूरा जो है वो पकड़ी हुई है। ठीक, तो बैठ करके जो पंडवानी गायन होता है वो क्या कहलाता है, वेदमती शैली। झाड़ू राम देवांगन के कई सारे शिष्य थे, जिसमें से एक शिष्या थी तीजन बाई जी। देखिए ये हैं आपकी तीजन बाई। ये देखिए तीजन बाई बैठी हुई नहीं है, तीजन बाई खड़ी हुई हैं। तो धीरे धीरे वेदमती शैली परिष्कृत होती गई और वेदमती शैली से एक शैली जो है उभर करके आई, जो कि कहलाती है कापालिक शैली। अर्थात वेदमती शैली से ही क्या बना है, कापालिक शैली। वेदमती शैली के जन्मदाता कहे जाते हैं स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन जी, और कापालिक शैली की जन्मदाता कही जाती हैं इन्हीं की शिष्या कौन, आपकी तीजन बाई जी। ठीक है, अर्थात तीजन बाई ने शुरुआत वेदमती शैली से ही किया था, लेकिन बाद में इन्होंने इसको मॉडिफाई किया और इनकी शैली क्या कहलाती है, कापालिक। कई बार ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि तीजन बाई किस शैली की गायिका हैं। किसी पुस्तक में आपका वेदमती दिया रहता है, किसी पुस्तक में कापालिक दिया रहता है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि इन्होंने शुरुआत वेदमती से ही की थी, क्योंकि ये झाड़ू राम देवांगन की ही शिष्या थी। ठीक है, बैठ करके ही गाने बजाने जो है इन्होंने आपका सीखा था, लेकिन बाद में इन्होंने इसमें अपना जो है एक व्यक्तित्व जो है डाला और खड़े होकर के नृत्य अभिनय के साथ घूम घूम करके थोड़ा सा आपका वीर रस के साथ
इन्होंने पंडवानी को प्रस्तुत किया और इस शैली को क्या कहा जाता है, कापालिक शैली कहा जाता है। तो वर्तमान में पंडवानी जी, तीजन बाई जी किस शैली की गायिका हैं? अगर पंडवानी में ऐसा पूछा तो आपको नो डाउट आंसर लेना है क्या, कापालिक शैली। ठीक है, तो फर्क क्या हो जाएगा, वेदमती शैली में वीर आसन में बैठ करके शास्त्रीय सम्मत गायन किया जाएगा, जबकि कापालिक शैली में खड़े होकर के नृत्य अभिनय करते हुए गायन किया जाएगा। वेदमती शैली के जन्मदाता कहलाएंगे झाड़ूराम देवांगन जी और कापालिक शैली की जन्मदाता कही जाएंगी तीजन बाई। हालांकि तीजन बाई ने शुरुआत किससे की थी, वेदमती शैली से, क्योंकि वो शिष्या थी झाड़ूराम देवांगन की। तो इन बातों को यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वेदमती शैली याद रखिएगा, वीरासन आप समझ गए, जो मैं बोल रहा हूँ घुटने के बल बैठना, वीरासन में बैठकर शास्त्रीय शैली में गायन किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वेदमती शैली। और कापालिक शैली क्या कहलाएगा, खड़े होकर नृत्य अभिनय करते हुए जो गायन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, कापालिक शैली। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेदमती शैली के जन्मदाता कहे जाएंगे स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन जी और कापालिक शैली की जन्मदाता कही जाएंगी तीजन बाई जी। ठीक है, अब प्रस्तुतिकरण करने में कौन कौन से कलाकार होते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक होता है गायक, एक होता है रागी और एक होता है वादक। तीनों की भूमिका मैंने आपको समझा दी थी। गायक किसको कहेंगे, जो पंडवानी का गायन करेगा वो क्या कहलाता है, गायक। तो पंडवानी गायन करने वाला क्या कहलाएगा, गायक। जो बार बार हौ जी हाँ जी बोलते रहेगा, अर्थात हुंकारू भरने वाला या हुंकार भरने वाला क्या कहलाएगा, रागी कहलाएगा। और जो वाद्य यंत्रों को बजाएंगे, वाद्य यंत्रों को बजाने वाले क्या कहलाते हैं, आपके वादक कहलाते हैं। यहाँ पे एक चित्र में एक बार और देख लीजिए, जैसे कि बीच में ये प्रभा यादव जी हैं, ये भी आपके पंडवानी कलाकार हैं। किस शैली की है मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, ये कहलाएंगी गायक और इसमें से कोई ना कोई एक जो है आपका हुंकारू भरने वाला होगा, जैसे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका रागी हो गया और बाकी सभी क्या हो गए, आपके वादक हो गए। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पंडवानी में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं, तो वाद्य यंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन पंडवानी के लिए खास करके जो दो वाद्य यंत्र का नाम आपको याद रखना है, एक नाम याद रखना है आपको तंबूरा और एक नाम याद रखना है खड़ताल। तंबूरा और आपका खड़ताल। ठीक है, ये देख पा रहे हैं, ये है आपका तंबूरा। मैंने यहाँ भी आपको बता दिया, ये प्रभा यादव जी के जो हाथ में है, या फिर यहाँ पे जो तीजन बाई के हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका तंबूरा। और एक होता है खड़ताल। ठीक है, ये हो गया आपका खड़ताल। तो ये दो प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके अलावा जो अन्य वादक होते हैं, गोलाकार घेरे में बैठे रहते हैं, वो इन वादकों के पास जो है वो आपका हारमोनियम, तबला, ढोलक, मंच के अनुसार, प्रस्तुतिकरण के अनुसार बहुत सारे आजकल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन परंपरागत रूप से जो पंडवानी का वाद्य यंत्र है वो है तंबूरा एंड खड़ताल। ठीक है, अब देखिए, इसको जानने के बाद अब आपको समझना है कि पंडवानी के प्रमुख ख्याति प्राप्त कलाकार कौन कौन से हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि परंपरागत रूप से कौन कौन सी जाति पंडवानी गायन करती है। तो दो जाति का नाम मैंने आपको बताया था, एक बेटा याद रखना प्रधान और एक आप याद रखना देवार। ठीक है, इनमें जो इस जाति के लोग हैं वो परंपरागत रूप से पंडवानी गायन करते आ रहे हैं। हालांकि प्रधान के द्वारा जो पंडवानी गाई जाती है और देवार के द्वारा जो पंडवानी गाई जाती है उसमें फ़र्क है, लेकिन परंपरागत रूप से इन्हीं जातियों के द्वारा गायन किया जा रहा है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि परंपरागत रूप से प्रधान एवं देवार जाति में पंडवानी गायन प्रचलित है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रमुख ख्याति प्राप्त कलाकार। तो इन कलाकारों को भी हम दो शैलियों में पढ़ेंगे कि कौन से कलाकार वेदमती शैली के हैं, है ना। वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार कौन से हैं, एग्जाम में ये पूछता है, डिफ्रेंशिएट करके पूछता है कि निम्न में से पंडवानी के कौन कौन कलाकार हैं या नहीं हैं, ऐसा भी पूछेगा। स्पेशल शैली से भी पूछ सकता है कि कौन से वेदमती शैली के कलाकार हैं और कौन जो है आपके कापालिक शैली के कलाकार हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं वेदमती शैली से।
ठीक है। तो वेदमती शैली में दो प्रमुख कलाकार पहले आप याद रखिए जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। इसमें से पहला नाम तो जो मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन जी। आगे मैं इनका चित्र भी आपको बताऊंगा झाड़ू राम देवांगन जी का, अभी आप नाम से जो है वो परिचित होते चलिए, ठीक है। इनको पंडवानी का जन्मदाता कहा जाता है। साथ ही साथ झाड़ू राम देवांगन जी को छत्तीसगढ़ में पंडवानी का गुरु भी कहते हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कई बार पूछा है कि पंडवानी के गुरु कौन कहलाते हैं, तो झाड़ू राम देवांगन जी। किस शैली से शुरुआत की थी या किस शैली के जन्मदाता हैं? वेदमती शैली के जन्मदाता, ठीक है। इसके अलावा आपको स्वर्गीय पूनाराम निषाद का नाम भी याद रखना है, ठीक है। ये झाड़ू राम देवांगन जी और पूनाराम निषाद जी दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त जो है वो पंडवानी गायक हैं। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है रेवा राम साहू जी का। महिलाओं में याद रखना है नाम प्रभा यादव जी का। अभी अभी मैंने आपको उनका इमेज जो है वो बताया था, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक बार और देख लेंगे। ये प्रभा यादव जी हैं, ठीक है। बैठ करके गा रही हैं, मतलब किस शैली की गायिका हैं? वेदमती शैली की गायिका हैं। और बहुत ही फेमस गायिका हैं ऋतु वर्मा जी, इनको भी मैं बताऊंगा। ऋतु वर्मा की शैली, इनकी शैली थोड़ी सी अलग है, ठीक है। देखिए, या तो बैठ करके गायन किया जाता है या तो खड़े होकर के। ऋतु वर्मा बीच में रहती हैं। ये बैठती जरूर हैं घुटने के बल, लेकिन ये बार बार जो है वो कथानक के आधार पे, कहानी के आधार पे बीच बीच में थोड़ी सी जो है वो घुटनों से थोड़ी सी ऊपर खड़ी हो जाती हैं। चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, ये देखिए, कुछ इस प्रकार की शैली है ना। इसको आप बैठा हुआ भी नहीं बोल सकते हैं, इसको आप खड़ा हुआ भी नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए इनकी शैली को उठता हुआ शैली भी कहा जाता है। ना बैठ करके ना खड़े हो करके, उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। घुटने के बल तो जरूर हैं लेकिन बैठे नहीं हैं और ना ही खड़े हैं, ठीक है। घुटने के बल खड़े हुए हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो इनकी जो शैली है, ये ऋतु वर्मा जी हैं, इनकी शैली जो है वो उठता हुआ शैली भी कहलाती है। आगे हम इन चित्रों को और डिस्कस करेंगे। तो ये आप कम से कम 5 नाम याद रखिए वेदमती शैली में। झाड़ू राम देवांगन जी, पूनाराम निषाद जी, रेवा राम साहू जी, प्रभा यादव और ऋतु वर्मा, ठीक है। वेदमती शैली के बाद हम कलाकारों में देख लेते हैं कापालिक शैली के कलाकार। जैसा कि मैंने आपको बताया, कापालिक शैली की जो मातृ शैली है वो वेदमती ही है। तीजन बाई जो है वो शिष्या थी झाड़ू राम देवांगन की, और उन्होंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया और वो उठ करके खड़े होकर के नृत्य अभिनय के माध्यम से उन्होंने पंडवानी को अलग ढंग से प्रस्तुत किया। तो वो शैली इनकी क्या कहलाती है? कापालिक शैली। तो कापालिक शैली की जन्मदाता और प्रमुख कलाकार कौन है? तीजन बाई हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, देश विदेश में इनकी प्रस्तुति जो है वो आपका चलते रहती है, ठीक है। तीजन बाई के बाद और 2 नाम आप कम से कम याद रखिए। एक उषा बाई बारले, ठीक है, ये भी फेमस नाम है, इनसे भी मैं परिचय कराऊंगा आपका। और शांति बाई चेलक। उषा बाई बारले और शांति बाई चेलक, है ना। साथ ही साथ उषा बाई बारले और शांति बाई चेलक जी के बारे में एक खास बात यह है कि ये पंडवानी गायन के साथ साथ पंथी गीत भी गाते हैं। आज की क्लास में हम पंथी गीत भी पढ़ने वाले हैं। तो उषा बाई बारले जी और शांति बाई चेलक जी पंडवानी गीत भी गाते हैं और इनके द्वारा पंथी गीत भी गाया जाता है। वो भी एक लोकगीत है, हालांकि पंथी गीत एक पंथ विशेष का है। किस पंथ का? सतनाम पंथ का, देखेंगे उसको आगे, ठीक है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको इमेज बता करके परिचित करा देता हूँ। यहाँ पे कुछ प्रमुख कलाकारों को मैंने लिया है, सभी को नहीं लिया है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले कलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं यही हैं स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन जी, ठीक है। जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था तब इन्होंने पंडवानी का जो है अलग जगाया था। उस समय ये पंडवानी की प्रस्तुति जो है वो आपका देते थे। तो बहुत पुराने और बहुत ख्याति प्राप्त कलाकार जो हैं ये रह चुके हैं। उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं स्वर्गीय पूनाराम निषाद जी, ठीक है। नेक्स्ट चित्र आप पहचान ही गए होंगे, ये हैं तीजन बाई जी, ठीक है। इसके बाद अभी नीचे मैंने आपको 2 इसमें से परिचय करा दिया है, ठीक है। इनका नाम मैंने बताया था, ये हैं ऋतु वर्मा जी, जिनकी शैली उठता हुआ शैली भी आजकल कही जाती है। तो इनको याद रख लीजिए, ये कौन है आपके? ऋतु वर्मा। साथ ही साथ वेदमती शैली की एक गायिका मैंने आपको शुरुआत में ही चित्र इनका बताया था, कौन है आपके? ये प्रभा यादव जी। अब बच गए जो 2 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से ये हैं उषा बाई बारले जी, उषा बाई बारले, और ये हैं शांति बाई चेलक। तो उषा बाई बारले और शांति बाई चेलक मैंने कहा पंडवानी के साथ साथ पंथी गीत गायन भी करते हैं।
तो याद रखिएगा, बहुत ही ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। इमेज के माध्यम से मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। झाड़ू राम देवांगन जी, पूनाराम निषाद जी दोनों वेदमती के हैं, ठीक है। तीजन बाई कापालिक शैली की गायिका हैं। उषाबाई बारले भी कापालिक शैली की हैं। शांतिबाई चेलक भी कापालिक शैली की हैं। ऋतु वर्मा की शैली वेदमती कहलाती है और उठती हुई शैली भी कहलाती है। और प्रभा यादव जो है बैठ करके गाती हैं, इनकी शैली जो है वो आपका वेदमती शैली है। तो इतनी बातें आपको पंडवानी गायन के बारे में याद रखनी है। एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम अगले गीत की ओर आगे बढ़ेंगे। पंडवानी जो है वो महाभारत की गाथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप है। पांडवों की गाथा है, छत्तीसगढ़ी आपका भाषा में गायन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और ये छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है, जिसको रतनपुर निवासी सबल सिंह चौहान ने दोहा चौपाई में पिरोया हुआ है। प्रमुख नायक इसमें भीम कहलाते हैं, नायिका द्रौपदी कही जाती है। पांडवों का निवास बताया गया है जैत नगरी, कौरवों का निवास बताया गया है हसना नगरी। इनकी दो शैलियाँ हैं, पंडवानी की बैठ कर की जो शैली है वो वेदमती है, खड़े होने वाली जो शैली है वो आपकी कापालिक शैली है। और इसमें एक गायक होता है जो गाता है, हुंकार भरने वाला रागी होता है, और वाद्य यंत्र बजाने वाले वादक होते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र हैं तंबूरा और आपका खड़ताल। जाति में अगर देखें तो परंपरागत रूप से प्रधान और देवार जाति में पंडवानी गायन प्रचलित है। अगर वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार देखें तो झाड़ू राम देवांगन जी, पूनाराम निषाद जी, रेवाराम साहू जी, प्रभा यादव, ऋतु वर्मा। कपालिक शैली में तीजन बाई, उषाबाई बारले, शांतिबाई चेलक का नाम आपको याद